Assalamu alaikum students. Today we are going to study about digestion. Digestion is the breakdown of food into nutrients. The food which we eat is not actually utilized by the cells. हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस फूड को जो हम खाते हैं डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए फूड को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है स्मॉल सब्सटेंसेस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. उन सिंपलर सब्सटेंसेस को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है जी. न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो कि ब्लड में से भी गुजर सकें, सेल्स तक भी पहुंच सकें. सो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स. सो जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही फूड च्यू करना शुरू करते हैं, माउथ में हमारे फूड आती है, साथ ही डाइजेशन शुरू हो जाती है. और ये होती रहती है फूड की डाइजेशन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ द सिस्टम में. और फूड जो है उसका ब्रेक डाउन दो तरीके से होता है. One is mechanical digestion and the other is chemical digestion. Mechanical digestion में tearing, crushing, chewing, mashing of food ये आ जाता है. और बाकी जो डाइजेशन है, यानी जो नवाला हमने खाया है वो बड़ा होता है. टीथ और टंग और स्टमक ये मिलके उसको तोड़ते हैं, छोटा छोटा बारीक बारीक पीस कर देते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल को छोटा नहीं कर सकते. मॉलिक्यूल को छोटा करने के लिए क्या चाहिए? केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन किसके ज़रिए होती है? इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स ख़ास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर न्यूट्रिएंट्स. वैसे तो एंजाइम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात कर रहे हैं जिनका काम है डाइजेशन करना. फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं और ब्लड के ज़रिए पूरे बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं. इस तरह हमारी बॉडी को के हर सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. नाउ वी कम टूवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है फिगर 2.2. इसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट हेयर इज़ द माउथ. माउथ जो है, एज़ यू नो, मुंह के अंदर जब हम फूड लेके जाते हैं तो हम उसको च्यू भी करते हैं और उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है. देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन माउथ: मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन टीथ के ज़रिए भी हो रही है, टंग के ज़रिए भी हो रही है. टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग, टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोलिंग एंड मिक्सिंग. वाइल द केमिकल डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन द माउथ इज़ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑफ स्लाइवा. ये स्टार्च डाइजेशन करते हैं, वही स्टार्च जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस किया था. अब ये इस डायग्राम में जो ब्लू से स्ट्रक्चर शो हुए हुए हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और माउथ जो है उसकी कैविटी को शो किया गया है. माउथ के बाद जो फूड है वो किधर जाती है? एक फूड पाइप में. पिछली क्लासेस में आपने इसके लिए वर्ड शायद पढ़ा हो, फूड पाइप. द फूड यू स्वेलो इट एंटर्स इन द फूड पाइप, जिसको कहते हैं इसोफेगस. जब हम फूड निगलते हैं तो फूड जिधर जाती है वो जो ट्यूब है पतली सी, उसका नाम है इसोफेगस. यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को पुश करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ स्टमक. एक्चुअली पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, इस स्ट्रक्चर के बहुत सारे नाम हैं. ये जो पूरा माउथ से लेकर एंड तक, एनस तक जो स्ट्रक्चर है, इसमें सारे जो पार्ट्स हैं, चाहे इसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में की वॉल में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं और फूड को पुश करके आगे धकेलते रहते हैं. बिल्कुल जैसे आप टूथपेस्ट को पीछे से पुश करें तो टूथपेस्ट जो फ्लूइड उसके अंदर जो पेस्ट मौजूद है वो आगे की तरफ आता है. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी मसल्स का ये रोल है. इसोफेगस आप देख लें कि एक लंबा सा पाइप है जो माउथ से लेके फूड को कहाँ लेके जा रहा है? स्टमक में. अब ये स्टमक क्या है? आपको नज़र आ रहा है एक पिंक कलर का बैग है. ये जो पिंक बैग है स्टमक, यहाँ पे पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंटर होती है. और यहाँ पर भी दो तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है. मैकेनिकल कैसे होती है? जो स्मूथ मसल्स हैं इन द वॉल ऑफ स्टमक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैशिंग द फूड. अगर तो हमने फूड अच्छी तरह च्यू की, अपने टीथ को अच्छी तरह इस्तेमाल किया, फिर तो स्टमक के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा मैकेनिकल डाइजेशन का. लेकिन अगर हमने बर्ड्स की तरह या सांप की तरह फूड निगलना शुरू कर दिया, च्यू नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है स्टमक को बहुत काम करना पड़ेगा. सो वी आर कैपेबल ऑफ च्यूइंग फूड प्रॉपरली, और अगर हम इसको च्यू करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारी डाइजेशन. वैसे आपको क्या पता है कितनी दफ़ा एक नवाले को च्यू करना चाहिए? आइडियली इट इज़
20 टाइम्स, एक निवाले को कोशिश करना चाहिए कि 20 दफ़ा चबाएं। ठीक है जी, 20 दफ़ा चबाने में फिर स्टमक को हमारे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। देन केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। और ये कैसे होती है? स्टमक की जो वॉल होती है इसमें ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं एक जूस जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स भी होते हैं और एसिड भी होता है। ये एंजाइम्स और एसिड मिलके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। हमने फूड के कंपोनेंट्स में डिस्कस किया था कि प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का। ठीक है जी, जब हम खाना खाते हैं तो कई घंटों तक स्टमक में हमारे फूड रहता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड और कितनी हमने क्वांटिटी में फूड खाई है वगैरह। तो तब तक रहता है स्टमक में जब तक कि वहाँ पे एक सूपी मिक्सचर सा बन जाए। जब सूपी मिक्सचर बन जाता है और इनफ डाइजेशन हो जाती है वहाँ प्रोटीन की, तो फिर स्टमक के मसल्स पुश करते हैं उस सूपी थिक लिक्विड को टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर इस डायग्राम में आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्टमक से आगे जो येलो पाइप से शो हुआ है, वैसे एक्चुअली बॉडी में ऐसा नहीं होता कि एसोफेगस लाइट पिंक कलर की हो और स्टमक डार्क रेड कलर का हो और स्मॉल इंटेस्टाइन येलो कलर। ये सिर्फ इस डायग्राम में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कलर कोडिंग की गई है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। हमारी बॉडी के अंदर अगर कभी खोल के देखा जाए तो इन सारे पार्ट्स के कलर्स एक ही जैसे हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ दैट सूपी मिक्सचर जिसमें कुछ डाइजेशन हुई है, तो मज़ीद एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं। कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अपने एंजाइम होते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक पेनक्रियाज भी है। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाज से भी एंजाइम्स यहाँ आते हैं। ठीक है जी, और फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। और जितनी भी तरह की फूड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब को टोटली ब्रेक डाउन कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो इन न्यूट्रिएंट्स ने इंटेस्टाइन में नहीं रहना, इन्होंने मूव करना टुवर्ड्स ब्लड। ब्लड में जाने का इनका क्या रास्ता है? इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, विलाए। ये विलाए जो हैं इनमें ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं और न्यूट्रिएंट्स जब बन जाते हैं तो वो छोटे होते हैं, वो विलाय की वॉल से भी गुजर जाते हैं, कैपिलरी की वॉल से भी गुजर जाते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं। जब ब्लड में पहुंच जाते हैं तो ब्लड के साथ पूरी बॉडी के हर सेल तक जाते हैं और हर सेल को खाना मिल जाता है। नाउ आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन द नेक्स्ट पार्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी इस डायग्राम में ब्राउन कलर से शो किया गया। ब्राउन जो स्ट्रक्चर है ये एक असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, और जो कुछ हमने खाया होता है उसमें से जो हज़म नहीं होता मटेरियल वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लिक्विड्स भी बहुत सारे जाते हैं साथ। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है वाटर की एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना, और यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रही। डाइजेशन पहले हुई है थोड़ी सी माउथ में, काफ़ी सारी स्टमक में, और कंप्लीट हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं हो रही। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है जी, जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है फिर उसके बाद आखिर में ये जितना भी मटेरियल है ये किधर पहुँचता है? ये रेक्टम में पहुँचता है। रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट, और यहाँ पे स्टोर होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल जब तक कि ये बॉडी से बाहर ना निकले। ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है इसको फीसिस कहते हैं, और फीसिस जो है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। फीसिस जो है वो जैसे डायरिया हो तो फीसिस वाटरी फीसिस हो जाते हैं। ठीक है, पेट ख़राब होता है, लूज़ मोशन जो होते हैं उसमें वाटरी फीसिस हो जाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन अगर हो वो सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि फीसिस में से वाटर रिमूवल ज़्यादा हो जाती है, सो फीसिस बिकम ड्राई एंड हार्ड। सो नॉर्मल सिचुएशन में फीसिस जो हैं वो आसानी से एनस से पास आउट हो जाते हैं, बट इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन it can be problematic, and in case of diarrhea it can lead to loss of water and minerals from the body. अच्छा, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके साथ एसोसिएटेड 3 ग्लैंड्स भी हैं जो काम कर रहे हैं। अभी इस डायग्राम में अगर आप यहाँ देखें तो ये जो डार्क रेड कलर से स्ट्रक्चर शो हुआ है ट्रायंगल सा, ये लिवर है। लिवर जो है वैसे तो बहुत सारे काम बॉडी के अंदर कर रहा है, लेकिन डाइजेशन में इसका रोल जो है वो ये है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल जो प्रोड्यूस करता है ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इस डायग्राम में जो आपको ग्रीन कलर का छोटा सा थैला नज़र आ रहा है,
इट इज़ अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो बाइल लिवर में बनता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जब ज़रूरत होती है तो वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ये आप देखें कि जो ग्रीन पाइप है वो किधर जाके अटैच हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के येलो पाइप के साथ। और थर्ड जो ग्लैंड हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज़ कॉल्ड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ये यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से शो हुआ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। असल में इस कलर का नहीं होता, लेकिन कुछ शेप ऐसी होती है, स्टमक के नीचे मौजूद होता है। और इसमें से पेनक्रियाटिक जूस ऐड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हर तरह के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। नाउ हेयर एट द नेक्स्ट पेज देयर इज सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। साइंस टिडबिट्स में पहला पॉइंट ये है कि जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों में वो 20 होते हैं और वो गिरना शुरू कर देते हैं, किसी में 6 साल की उम्र में, किसी में 7 साल की उम्र में, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। और सारे के सारे ये गिर जाते हैं 20 मिल्क टीथ 6 to 12 ईयर्स के अराउंड या 6 to 14 ईयर्स के अराउंड। और उसके जब मिल्क टीथ गिरते हैं तो उनकी जगह जो टीथ ग्रो करते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ 32 होते हैं, ठीक है जी। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम दांत अच्छी तरह साफ़ रखें तो सारी ज़िंदगी हमारे दांत अच्छे रह सकते हैं। और अगर हम अपने दांतों का ख्याल ना करें, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर क्लीनिंग ना करें, मीठा ज़्यादा खाएं, कैल्शियम कम से कम लें, तो फिर टीथ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है, कैविटीज़ हो जाती हैं और बहुत दर्द भी होता है और दांत ख़राब होके ज़ाया भी हो जाता है। तो ये अल्लाह की नेमत है जिसको हमने संभालना है। और अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखें तो वो बहुत दफ़ा दिन में मिसवाक करते थे और उस मिसवाक करने की वजह से उनके दांत हमेशा बहुत अच्छे, साफ़ और चमकते रहते थे, ठीक है ना। सो ब्यूटीफुल स्माइल के लिए वैसे ही अच्छे दांत बड़े ज़रूरी हैं। आप सब कोशिश करें कि रोज़ 2 दफ़ा अच्छे से दांत ब्रश करें और मिसवाक भी करें। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ दैट एसिड इन योर स्टमक कैन डिज़ोल्व एन आयरन नेल, कि हमारे स्टमक में जो एसिड है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर उसमें कोई लोहे की कील चली जाए तो वो भी डिज़ोल्व हो जाए। तो जो चीज़ लोहे को डिज़ोल्व कर दे रही वो स्टमक को क्यों नहीं डिज़ोल्व कर रही? क्योंकि स्टमक की जो कवरिंग है, लाइन, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है बाय अ स्पेशल सब्सटेंस जो कि म्यूकस। म्यूकस की एक थिक लेयर बनी होती है स्टमक वॉल के ऊपर जो कि उसको बचा के रखती है। और अगर कभी ये कम हो जाए तो फिर स्टमक भी डैमेज होना शुरू हो जाता है और उस बीमारी को कहते हैं अल्सर। अल्सर में जो है ना स्टमक वगैरह में ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट देयर आर फ्रेंडली बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या बनाते हैं, विटामिन के। आपको पता है विटामिन के मुतालिक कहते हैं जी लेमन खाएं, ऑरेंजेस खाएं, विटामिन सी वहाँ से मिलेगा, दूध पिएं, वहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो विटामिन के हमें कहीं से नहीं लेना पड़ता क्योंकि आम हालात में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के बना देते हैं। और बहुत बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद हैं और हाफ जो हमारा फीसिस होता है वो बैक्टीरिया का ही बना हुआ होता है। सो दैट्स वाई उसकी स्मेल भी ज़्यादा होती है और उसकी शेप भी अजीब सी होती है। और वो बैक्टीरिया जो निकल जाते हैं वो ज़रूरी होता है कि निकल जाएं। इसीलिए जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज़ के वो जब ज़्यादा देर के लिए फीसेस बॉडी के अंदर रहें तो वो हार्मफुल हो जाता है। नाउ देन देयर इज़ अ बॉक्स ऑफ डिड यू नो जो बॉक्स है वो क्या बता रहा है कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑटोमेटिकली। ऐसे मसल्स हमारी बॉडी के जो खुद ब खुद काम करते रहें, हम सोच के ना उन्हें करवाएं। ये हमारे बॉडी के किन पार्ट्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखिए हम खाना अभी च्यू करने की मैंने आपको बात की, च्यू हम थोड़ी देर के लिए करते हैं और जैसे हम स्वेलो कर लेते हैं उसके बाद हमें नहीं पता फूड के साथ क्या हो रहा है। लेकिन माउथ से एनस तक पहुंचने में आम हालात में 24 आवर्स लगते हैं फूड को। 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं हम च्यू करते, बाकी 24 घंटे जो है ना वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स उस फूड को पुश करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ डन बाय द smooth muscles which are involuntary muscles and they work continuously and automatically. There is a hand-on activity related with digestive system कि अगर आप ड्राई ब्रेड यानी रोटी का, खाली रोटी का अगर आप लुकमा, ये नहीं कि सूखी रोटी, ताज़ा ही रोटी बेशक बनी हुई हो लेकिन उसमें कोई सालन वगैरह ना लगा, उसको आप थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें, च्यू करें तो 1 मिनट, पूरा 1 मिनट रखें, ज़रा घड़ी देख के आप नहीं करना। 1 मिनट तक आप
सादी रोटी को च्यू करें निगले बगैर और नोटिस करें कि टेस्ट में क्या चेंज आया है और टेक्सचर में क्या चेंज आया है, और फिर अपनी एक्सप्लेनेशंस